अब हमें राजस्थान विधानसभा जो है इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर राज्यों में विधान परिषद का गठन है वह किया जा सकता है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अनुच्छेद 169 जो है यह विधान परिषद के गठन और इसके समापन की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख इसमें मिलता है। विधान परिषद के गठन व समापन की जो प्रक्रिया है, समापन की प्रक्रिया का उल्लेख जो है वह इसके अंदर मिलता है आर्टिकल 169 के अंदर। विधान परिषद जो होती है इसका जो गठन करना है या इसका जो समापन करना है, इसकी जो अंतिम शक्ति है वह किसके पास होती है? संसद के पास होती है। इसके गठन व समापन की अंतिम शक्ति किसके पास है? तो ये है संसद के पास। संसद के पास यह होती है। विधान परिषद जो है इसका गठन या समापन है वह कैसे किया जाता है? तो कोई भी राज्य है जिसकी विधानसभा है उसके द्वारा विशेष बहुमत से इसका प्रस्ताव जो है वह पारित करके भेजा जाता है संसद के पास। किसी भी राज्य जो इसका गठन करना चाहता है तो वहां की विधानसभा जो है उसके द्वारा विशेष बहुमत से कोई भी प्रस्ताव है वह पारित करके भेजा जाता है संसद के पास। संसद के समक्ष इसको रखा जाता है। संसद यदि इसको साधारण बहुमत से पारित कर देता है, साधारण बहुमत से पारित यदि कर देता है तो इसके गठन का मार्ग है वह खुल जाता है। तो ये इसकी एक प्रक्रिया है। इसके गठन और समापन का उल्लेख अनुच्छेद 169 के अंदर किया गया है। उसके बाद में देखते हैं आर्टिकल 168। आर्टिकल 168 जो है इसके अंदर विधानमंडल का उल्लेख हमें मिलता है। विधानमंडल जो है इसका उल्लेख इसके अंदर हमें मिलता है। विधानमंडल जो है इसके 3 अंग होते हैं, एक तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद ये इसके 3 अंग है वह होते हैं। विधान परिषद जो है इसको बोला जाता है उच्च सदन और विधानसभा जो है इसको बोला जाता है निम्न सदन। निम्न सदन है वह इसको बोला जाता है। उसके बाद में यदि हम बात करें विधान परिषद के बारे में तो विधान परिषद जो होता है यह एक स्थायी सदन होता है। स्थायी सदन होता है विधान परिषद। इसको विघटित या जो भंग नहीं किया जा सकता। विधान परिषद को विघटित या भंग है वह नहीं किया जा सकता। विधान परिषद को क्या समाप्त किया जा सकता है? हाँ, इसको समाप्त है वह किया जा सकता है। तो ये सभी फैक्ट हैं वो इसके बारे में आप याद रखना। ये जो है विधान परिषद यह एक स्थायी सदन होता है और इसको विघटित या भंग नहीं कर सकते, लेकिन इसको समाप्त है वह किया जा सकता है। उसके बाद में इसमें दे रखा है ऑप्शन में आर्टिकल 170। आर्टिकल 170 जो है इसके अंदर विधानसभा की संरचना का उल्लेख हमें मिलता है। विधानसभा की संरचना का जो उल्लेख है वह इसके अंदर हमको मिलता है। कोई भी राज्य है उसकी विधानसभा के अंदर मैक्सिमम कितनी सीटें हैं वह हो सकती हैं? तो मैक्सिमम 500 सीटें हैं वह कोई भी राज्य की विधानसभा के अंदर हो सकती है। न्यूनतम की बात करें मिनिमम कितनी सीटें हो सकती हैं? तो मिनिमम 60 सीटें हैं वह किसी भी राज्य है उसके अंदर हो सकती है। राजस्थान के अंदर विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान की विधानसभा में कुल जो सीटों की संख्या है वह है 200। राजस्थान के अंदर कितनी है? 200। मिनिमम 60 हो सकती है, लेकिन अपवाद के तौर पर हम बात करें तो गोवा के अंदर 40 होती है,
सिक्किम जो है यहाँ पर 32 होती है, मिजोरम जो है यहाँ पर 40 है वह होती है। सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं वह कहाँ पर है भारत के अंदर, वे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये सभी फैक्ट हैं वो आप याद रखना। उसके बाद में बात करते हैं आर्टिकल 171 के बारे में। आर्टिकल 171 जो है इसके अंदर किसका उल्लेख है वह हमें मिलता है। आर्टिकल 171, आर्टिकल 170 जो है इसमें किसका उल्लेख मिलता है, तो इसके अंदर तो विधानसभा की संरचना का उल्लेख मिलता है। आर्टिकल 171 है, इसके अंदर हमको विधान परिषद की संरचना का उल्लेख मिलता है। विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है वह हमें इससे मिलता है। तो ये सभी आर्टिकल हैं, ये भी आप याद रखना। विधानमंडल जो है यह किससे बना होता है, तो यह राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद जो है इससे बना होता है। निम्न सदन है वह बोला जाता है विधानसभा को, और उच्च सदन है वह किसको बोला जाता है, उच्च सदन है वह बोला जाता है विधान परिषद को। राज्यपाल जो होता है ये विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है। राज्यपाल जो है यह विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है, लेकिन इसका एक अभिन्न अंग है वह होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है। राज्य विधान परिषद के अंदर सदस्यों की न्यूनतम संख्या है वह क्या है, कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा। 40 दे रखी है, 50 दे रखी है, 60 दे रखी है और 30 दे रखी है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके अंदर, इसके अंदर ऑप्शन जो है वह एक सही होगा, 40। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। 40 जो है वह राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या हो सकती है। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 171 जो इससे संबंधित है। इसमें दिया गया है राज्य जो विधान परिषद होती है इसकी संरचना का उल्लेख इसमें मिलता है। राज्य विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है वह हमें इस आर्टिकल के अंदर मिलता है। कोई भी राज्य है वहां पर विधान परिषद की अधिकतम संख्या है वह कितनी हो सकती है, तो उसकी जो कुल विधानसभा की सीटें हैं, कुल विधानसभा की सीटें जो होती हैं उसका 1/3 या उसका 33% अधिकतम हो सकता है, अधिकतम। और न्यूनतम कितनी हो सकती हैं, तो न्यूनतम जो है वह 40 सीटें हो सकती हैं। 40 सीटों से कम है वह नहीं होंगी। तो ये दोनों फैक्ट हैं वो आप याद रखना। राजस्थान के अंदर यदि हम बात करें, राजस्थान में यदि विधान परिषद बने तो यहाँ पर कितनी संख्या होगी, तो यहाँ पर होगी 66। अगला क्वेश्चन दे रखा है, राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नांकित में कौन सा कथन सही है। यदि राज्य विधान परिषद है इसका उत्साधन का अर्थ है वह क्या होता है, उत्साधन का अर्थ है वह होता है समाप्त करना। राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नांकित में कौन सा कथन सही है। केंद्र सरकार पर बाध्यता आरोपित करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता आरोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। राज्यपाल पर कोई बाध्यता आरोपित नहीं करता है कि वह संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करे। राज्यपाल पर बाध्यता आरोपित करता है कि वह संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करे। इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता आरोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है। कौन सा विधायी सदन है जिसको समाप्त है वह किया जा सकता है। विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा। तो विधान परिषद है इसको समाप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर सही होगा। विधान परिषद जो है इसको विघटित या भंग है वह नहीं कर सकते, लेकिन इसको समाप्त है वह किया जा सकता है। अगला है, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव है वह कैसे किया जाता है।
ऑप्शन दे रखे हैं प्रत्यक्ष चुनाव से, अप्रत्यक्ष चुनाव से और नामांकन से। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही होंगे। अप्रत्यक्ष चुनाव से और नामांकन से इनका चुनाव है वह किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसके अंदर सही होगा, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? कितने सदस्य हैं जिनका चुनाव है वह विधानसभा द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, 1/3 सदस्य। 1/3 सदस्य हैं, इनका चुनाव है वह किया जाता है विधानसभा द्वारा। आर्टिकल 171 जो है इसके अंदर उल्लेख है वह मिलता है राज्य विधान परिषद की संरचना का। विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है वह इसके अंदर हमें मिलता है। आर्टिकल 171 एक में उल्लेख मिलता है कि इसकी संख्या कितनी होगी, मतलब कुल विधानसभा की सीटों की 33% से अधिक नहीं होगी और न्यूनतम 40 से कम नहीं होगी। उसके बाद में आर्टिकल 171(2) जो है इसके अंदर किसका उल्लेख है वह मिलता है? तो इसके अंदर जो इसकी निर्वाचन पद्धति है उसका उल्लेख मिलता है कि विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन है वह अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होगा। उसके बाद में आर्टिकल 171(3) जो है इसके अंदर इसका जो निर्वाचक मंडल कैसे होगा उसका उल्लेख है वह इसके अंदर मिलता है। इसमें 1/3 सदस्य जो हैं वह विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। विधानसभा सदस्य हैं इनके द्वारा चुने जाते हैं और वे विधानसभा सदस्य हैं ये उनको चुनते हैं जो वर्तमान के अंदर कोई भी विधानसभा के अंदर सदस्य नहीं है। उसके बाद में यदि हम बात करें तो 1/3 सदस्य हैं वह चुने जाते हैं नगरीय निकायों द्वारा। नगरीय निकाय जो हैं इनके द्वारा 1/3 सदस्य हैं वह चुने जाते हैं। उसके बाद में यदि हम बात करें तो 1/12 सदस्य जो हैं वह चुने जाते हैं जो 3 वर्ष पुराने स्नातक जो होते हैं उनके द्वारा। 3 वर्ष पुराने स्नातकों द्वारा ये चुने जाते हैं। और 1/12 सदस्य हैं वह किनके द्वारा चुने जाते हैं? 1/12 सदस्य हैं यह शिक्षकों का जो निर्वाचन मंडल होता है उसके द्वारा चुने जाते हैं। जो माध्यमिक विद्यालय या महाविद्यालय के अंदर जो शिक्षक 3 वर्षों से कार्यरत हैं उनके द्वारा ये चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं जो वर्तमान में विधानसभा के सदस्य नहीं हैं उनको वे चुनते हैं। 1/3 सदस्य हैं वह नगरीय निकायों द्वारा। 1/12 सदस्य हैं इनका जो सदस्य 3 वर्ष पुराने स्नातक हैं उनके द्वारा। और 1/12 सदस्य हैं वह माध्यमिक विद्यालय या महाविद्यालय के अंदर जो 3 वर्षों से कार्यरत हैं उनके द्वारा इनको निर्वाचित है वह किया जाता है। उसके बाद में यदि हम बात करें तो 1/6 सदस्य हैं उनको राज्यपाल द्वारा। 1/6 सदस्यों का मनोनयन है वह कौन करता है? वह करते हैं राज्यपाल। राज्यपाल है वह करते हैं 1/6 सदस्यों का। तो टोटल 1 में से 1/6 सदस्य चुन लिए राज्यपाल ने और जो 5/6 सदस्य बचे हैं उनका होता है निर्वाचन। उनका निर्वाचन है वह होता है और निर्वाचन 1/3 सदस्यों का किया जाता है विधानसभा सदस्यों द्वारा। 1/3 सदस्यों का नगरीय निकायों द्वारा। 1/12 सदस्य हैं उनका 3 वर्ष जो पुराने स्नातक हैं उनके द्वारा। और 1/12 है इनका माध्यमिक विद्यालय या महाविद्यालय के अंदर जो 3 वर्षों से शिक्षक कार्यरत हैं उनके द्वारा ये चुने जाते हैं। तो ये सभी फैक्ट हैं वो इनके बारे में आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा के बारे में अधोलिखित पर विचार कीजिए। इसका समय काल 5 वर्ष होता है। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार है। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 है वह असत्य दे रखा है। विधानसभा की जो अध्यक्षता है वह की जाती है विधानसभा अध्यक्ष द्वारा।
विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वह इसकी अध्यक्षता है वह करता है। और ये सारे कथन है वह सत्य हैं। तो इसके अंदर 1, 3 और 4 है वह सही होगा। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत हैं? वर्तमान के अंदर राज्य विधानसभा के अंदर कितने सदस्य हैं वह मनोनीत है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो एक भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। राजस्थान विधानसभा के अंदर 200 सदस्य हैं जो निर्वाचित हैं वह किए जाते हैं। राज्यपाल है वह विधानसभा के अंदर एक एंग्लो इंडियन सदस्य है, इसको मनोनीत है वह कर सकता था, लेकिन वर्तमान के अंदर इसको समाप्त है वह कर दिया गया है। राजस्थान राज्य विधानसभा का चुनाव पहली बार कब हुआ था? राजस्थान राज्य विधानसभा जो है इसका चुनाव पहली बार कब हुआ था? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो ये होगा 1952, ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। राजस्थान में पहली विधानसभा का समय है, राजस्थान के अंदर पहली जो विधानसभा है इसका समय है वह कौन सा है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 2, 1952 से लेकर 1957 ये पहली विधानसभा का समय रहा। सन 1952 में परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी? इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, 160। पहली जो विधानसभा है इसके अंदर कितनी सीटें थी? तो इसके अंदर 160 सीटें थी। राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए वह था। राजस्थान के अंदर जो पहली विधानसभा थी उसके अंदर टोटल सीट है वह थी 160। इसमें से 82 सीटें हैं वह किसको मिली थी? वह मिली थी कांग्रेस को। कांग्रेस जो है इसको कितनी मिली थी? तो कांग्रेस को 82 सीटें हैं वह मिली थी। उसके बाद में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है वह थी राम राज्य परिषद, राम राज्य परिषद जिसको 24 सीटें मिली थी। थर्ड जो पार्टी है वह कौन सी थी? तो वह थी भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ जिसको कितनी सीटें? 8 सीटें हैं वह मिली थी। कर्सिकर लोक पार्टी है इसका स्थान था चौथा जिसको 7 सीटें मिली थी, इसको 7 सीटें हैं वह मिली थी। तो ये सभी हैं वो आप याद रखना। और यदि बात करें निर्दलीय, निर्दलीय कितने जीते थे पहली विधानसभा के अंदर? तो ये जीते थे 35। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा स्थान पूछा है तो इसमें होगा राम राज्य परिषद, इसको सीटें मिली थी 24। इसके अंदर एक दे रखा है हिंदू महासभा, हिंदू महासभा जो है इसको कितनी सीटें मिली थी? इसको मिली थी 2 सीटें। भारतीय जनसंघ है, भारतीय जनसंघ जो है इसको कितनी सीटें मिली थी? इसको मिली थी 8 सीटें। किसान मजदूर पार्टी जो है इसको कितनी सीट मिली थी? इसको मिली थी 1 सीट। तो ये भी आप याद रखना। अगला है 1952 के प्रथम आम चुनाव में लोकसभा की राजस्थान में कितनी सीटें थी? 1952 के अंदर जो प्रथम आम चुनाव हुए थे उसके अंदर राजस्थान के अंदर लोकसभा की सीटें हैं वह कितनी थी? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। लोकसभा की 20 सीटें हैं वह राजस्थान के अंदर थी उस समय। अगला है राजस्थान में राज्य मंत्री व संसदीय सचिव पद की व्यवस्था कब प्रारंभ की गई? राजस्थान में राज्य मंत्री तथा संसदीय सचिव जो है इसके पद की व्यवस्था है वह कब प्रारंभ की गई थी? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो राज्य मंत्री और संसदीय सचिव हैं इनकी व्यवस्था की गई थी चतुर्थ विधानसभा में, ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर सही होगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव 1967 में स्वतंत्र पार्टी को कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुई? राजस्थान के अंदर 1967 में जो चुनाव हुए थे चौथी विधानसभा के, चतुर्थ विधानसभा का चुनाव है वह कब हुआ था राजस्थान के अंदर? तो ये हुआ था 1967 के अंदर। इसके अंदर कितनी सीटों पर चुनाव हुए थे? तो 184 सीटों पर कुल चुनाव है वह इसके अंदर हुए थे। इसमें सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, 89 सीटें मिली। दूसरे नंबर की पार्टी थी स्वतंत्र पार्टी थी जिसको 48 सीटें हैं वह मिली थी। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर सही होगा। स्वतंत्र पार्टी है इसको कितनी सीटें मिली थी? 48। और एक याद रख लेना भारतीय जनसंघ,
भारतीय जनसंघ जो है इसके अंदर इसको सीट मिली थी 22 सीटें हैं वह इसको मिली थी। किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई? कौन सी विधानसभा का चुनाव था जिसमें 184 से बढ़ाकर संख्या है वह 200 कर दी गई थी? तो इसमें होगा छठी विधानसभा, ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। छठी विधानसभा के अंदर 1977 में राजस्थान की जो विधानसभा की सीटें हैं इनको 184 से बढ़ाकर कर दिया गया था 200। इसके अंदर चुनाव हुए थे तो इसमें जनता पार्टी ने कितनी सीटें जीती थी? छठी के अंदर जनता पार्टी है इसने जीती थी 151 सीट और कांग्रेस ने इसमें जीती थी 41 सीट। 41 सीटें हैं वह इसने जीती थी। राजस्थान के अंदर पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार है वह बनी, पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने भैरों सिंह शेखावत छठी विधानसभा के अंदर। अगला है, किस वर्ष में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या बढ़ाकर 200 कर दी गई थी? तो छठी विधानसभा में वर्ष पूछे तो 1977, ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। कौन सी विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव हुए? कौन सी विधानसभा है जिसके भंग होने के कारण पहली बार राजस्थान के अंदर मध्यावधि चुनाव है वह हुए थे? तो यह है छठी विधानसभा, ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर सही होगा। छठी जो विधानसभा है यह 1977 के अंदर बनी और 1980 के अंदर जनता पार्टी जो है इसकी सरकार है वह गिर गई थी और भैरों सिंह सरकार है इसको बर्खास्त कर दिया गया और राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन है वह 1980 के अंदर लगा दिया गया था। छठी विधानसभा जो है यह 5 वर्ष पहले ही भंग हो गई थी और राजस्थान के अंदर पहली बार मध्यावधि चुनाव है वह करवाए गए थे। निम्नांकित में कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे? प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष है वह कौन बने थे? तो वे बने थे महारावल लक्ष्मण सिंह। महारावल लक्ष्मण सिंह बने थे, ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर सही होगा। राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य हैं? वर्तमान के अंदर राजस्थान राज्य विधानसभा की बात करें तो कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान के अंदर है 200, ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। किस लोकसभा चुनाव में राजस्थान की सदस्य संख्या 23 से बढ़ाकर 25 कर दी गई थी? कौन सा लोकसभा चुनाव था जिसके अंदर राजस्थान की जो लोकसभा के अंदर सदस्य संख्या है वह 23 से बढ़ाकर 25 है वह कर दी गई थी? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो ये होगा छठी लोकसभा चुनाव के अंदर। राजस्थान के अंदर वर्तमान में लोकसभा जो है इसकी कितनी सीटें हैं? वर्तमान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। राज्यसभा की राजस्थान के अंदर 10 सीटें हैं। कई बार वो पूछता है कि राजस्थान से कितने सांसद हैं वह चुनकर जाते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर कितने जाते हैं? 35 है वह जाते हैं। यदि लोकसभा का पूछे तो 25 हो जाएगा, राज्यसभा का पूछे तो 10 और टोटल सांसद है वह कितने जाते हैं? तो 35 आंसर है वह सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य क्या है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य है वह कितना होता है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 129 है वह होता है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। एक व्यक्ति बिना राजस्थान विधानसभा का सदस्य होते हुए भी कितने मास तक राजस्थान में मंत्री रह सकता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, 6 माह तक वह रह सकता है। सुमित्रा सिंह राजस्थान राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन सी विधानसभा में बनी थी? राजस्थान विधानसभा की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष है वह कौन थी? वे थी सुमित्रा सिंह और यह बनी थी 12वीं विधानसभा के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा और इसका काल है वह रहा था 2003 से 2008 तक। इसी समय राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री है वह बनी थी। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे है वह बनी थी। वसुंधरा राजे। तो ये सभी फैक्ट हैं वो आप याद रखना। कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला सदस्य विधायक थी? राजस्थान की विधानसभा के अंदर पहली विधायक है वह कौन थी? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? गंगा देवी,
यशोदा देवी, सुमित्रा सिंह है, कमला बेनीवाल। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। यशोदा देवी जो हैं यह राजस्थान राज्य विधानसभा की पहली महिला विधायक थी जो 1953 के अंदर बांसवाड़ा उपचुनाव के अंदर जीतकर आई थी। बांसवाड़ा उपचुनाव के अंदर ये जीतकर आई थी। सुमित्रा सिंह के बारे में हमने पढ़ लिया है। ये राजस्थान राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। कमला बेनीवाल हैं ये राजस्थान की पहली महिला मंत्री हैं। वह कौन थी? कमला बेनीवाल। राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री भी यही थी। निम्न में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य थी? राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य हैं वह कौन थी? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ये थी शारदा भार्गव। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। राजस्थान के अंदर यदि हम बात करें, आपसे क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन थी, तो वह भी शारदा भार्गव थी। राजस्थान की पहली महिला राज्यसभा सदस्य भी शारदा भार्गव थी। यदि पूछे लोकसभा पहली महिला लोकसभा सदस्य है वह कौन थी, तो वह थी महारानी गायत्री देवी। पहली महिला लोकसभा सदस्य है वह कौन थी? गायत्री देवी थी। और पहली राज्यसभा सदस्य है वह कौन थी? शारदा भार्गव। राजस्थान की प्रथम महिला कौन है जिसे राजस्थान के मंत्रिमंडल में स्थान मिला? राजस्थान के अंदर प्रथम महिला मंत्री हैं वह थी कमला बेनीवाल। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर सही होगा। राजस्थान के कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? अनुसूचित जाति एससी के लिए कितने आरक्षित हैं और एसटी के लिए कितने आरक्षित हैं? तो राजस्थान के अंदर 4 लोकसभा क्षेत्र हैं। वह कौन कौन से हैं? एक तो गंगानगर, बीकानेर, भरतपुर और धौलपुर करौली वाला एक ही ये लोकसभा क्षेत्र है। तो ये चारों लोकसभा क्षेत्र हैं वह एससी के लिए हैं। एसटी के लिए राजस्थान के अंदर तीन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं वह आरक्षित हैं। 3 कौन कौन से हैं? एक तो दौसा है, एक उदयपुर है और एक बांसवाड़ा है। तो 3 तो हैं एसटी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए और अनुसूचित जाति के लिए 4 हैं। राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है? अब इसने राजस्थान विधानसभा के अंदर ये क्वेश्चन है वह पूछा है। तो राजस्थान विधानसभा में टोटल 200 सीटें हैं, जिसमें से एससी और एसटी के लिए कितनी सीटें हैं वह आरक्षित हैं? तो एससी के लिए तो हैं 34 सीटें और एसटी के लिए 25 सीटें हैं वह आरक्षित की गई हैं। तो ये भी आप याद रखना कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। पहले इसने दिया है अनुसूचित जाति, तो 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, 34 और 25। अगला है राजस्थान विधानसभा के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? 32 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं, पहला कथन इसके अंदर असत्य दे रखा है। और 23 सीटें दे रखी हैं अनुसूचित जनजाति के लिए। यहां पर तो 32 की जगह कितना होगा? 34 होगा और 23 की जगह होगा 25। 1952 में पहली बार इसका गठन हुआ, यह कथन सत्य है। राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सदस्य हैं, यह कथन भी सत्य है। यह एक सदनीय व्यवस्थापिका है, यह कथन भी सत्य है। विधानमंडल जो है वह उसके अंदर 2 सदन होते हैं, एक तो विधानसभा और एक विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद। तो राजस्थान के अंदर विधान परिषद नहीं है, विधानसभा जो है वह राजस्थान के अंदर है। तो यह एक सदनीय व्यवस्थापिका है। रिक्त स्थान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए कौन सा आरक्षित है? ऑप्शन दे रखे हैं उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है यह अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। एक बात आपको याद रखनी है, हमने पीछे पढ़ा था कि लोकसभा के लिए कौन से अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। तो लोकसभा के लिए कौन से थे? एक तो दौसा था, एक इसके अंदर उदयपुर था और एक इसके अंदर बांसवाड़ा था। तो बांसवाड़ा जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है इसके अंदर जितने भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आते हैं वे सभी के सभी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। सारे जो हैं इसके अंदर जो विधानसभा क्षेत्र आते हैं वे सभी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर
सही होगा। अगला है, राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? राजस्थान के अंदर कौन सा जिला है जहां पर सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है, वैसे होगा। पहले जो जिले हैं उनकी यदि बात करें, अब तो नए जिलों का गठन हो चुका है, इसमें 19 सीटें थी। और उसके बाद दूसरे नंबर पर तो था वह अलवर था, अलवर के अंदर 11 सीटें थी। तो पहले में जयपुर आएगा। और न्यूनतम सीटें हैं वह कहां पर हैं? न्यूनतम सीटें हैं वह है प्रतापगढ़ और जैसलमेर के अंदर, दोनों में 2-2 सीटें हैं। प्रतापगढ़ और जैसलमेर दोनों के अंदर 2-2 विधानसभा की सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? सबसे कम विधानसभा सीटें हैं वो प्रतापगढ़ और जैसलमेर के अंदर हैं, 2-2। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। अगला है, लोकसभा में राजस्थान से चुनी गई अनुसूचित जनजाति की पहली महिला सांसद है। लोकसभा में राजस्थान से चुनी गई अनुसूचित जनजाति की पहली महिला सांसद है, वह कौन है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो अनुसूचित जनजाति की है वह तो है उषा मीणा, और अनुसूचित जाति की यदि पूछे तो वह है सुशीला बंगारू। अनुसूचित जाति एससी की जो पहली महिला सांसद है राजस्थान से, वह कौन है? सुशीला बंगारू है। और एसटी अनुसूचित जनजाति की है वह कौन है? उषा मीणा। उषा मीणा जो है, इनका जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है वह कौन सा है? तो वह है सवाई माधोपुर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष रहे? राजस्थान के अंदर ऐसे कौन थे जो प्रोटेम स्पीकर भी रहे विधानसभा के अंदर, उपाध्यक्ष भी रहे और अध्यक्ष भी रहे? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो वह होगा पूनम चंद बिश्नोई। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। पूनम चंद बिश्नोई जो है, यह 7वीं विधानसभा के अंदर रहे थे अध्यक्ष। 7वीं विधानसभा जो है इसके अंदर अध्यक्ष हैं वह कौन थे? तो वे थे पूनम चंद बिश्नोई। और उसके बाद यदि हम बात करें उपाध्यक्ष ये कब रहे थे? उपाध्यक्ष है वह पूनम चंद बिश्नोई है, वह कब रहे थे? तो ये रहे थे चौथी विधानसभा के अंदर। चौथी विधानसभा के अंदर ये उपाध्यक्ष है वह रहे थे। राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर यह विधेयक सदन के सम्मुख पुनः रखने के लिए अधिकृत है। राजस्थान विधानसभा कोई भी विधेयक है इसको पारित करके राज्यपाल को भेजती है। राज्यपाल है इसको पुनर्विचार के लिए यदि लौटा दें तो यह विधेयक सदन के सम्मुख पुनः रखने के लिए कौन अधिकृत है? मुख्य सचेतक, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, मुख्यमंत्री। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, विधानसभा अध्यक्ष। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे। राजस्थान के अंदर प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष हैं वह कौन थे? तो वे थे नरोत्तम लाल जोशी। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। राजस्थान के अंदर दूसरी और तीसरी जो विधानसभा है इसके अंदर अध्यक्ष हैं वह थे रामनिवास मिर्धा। रामनिवास मिर्धा। राजस्थान के अंदर विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल है वह इन्हीं का रहा था। सर्वाधिक कार्यकाल है वह इन्हीं का रहा। एक और हैं जो 2 बार अध्यक्ष रहे थे, वे हैं हरिशंकर भाभड़ा। हरिशंकर भाभड़ा जो हैं ये भी 2 बार विधानसभा के अध्यक्ष वह रह चुके हैं। राजस्थान विधानसभा के द्वितीय अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान विधानसभा के द्वितीय अध्यक्ष हैं वह कौन थे? रामनिवास मिर्धा। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? राजस्थान विधानसभा जो है इसके पहले उपाध्यक्ष हैं वह थे लाल सिंह सत्तावत। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। दूसरे जो उपाध्यक्ष हैं वह कौन थे? तो वह थे निरंजन नाथ आचार्य। निरंजन नाथ आचार्य। वर्तमान के अंदर यदि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष की बात करें, वर्तमान में अध्यक्ष हैं वह कौन है? वर्तमान के अंदर है वासुदेव देवनानी। वासुदेव देवनानी है। और उपाध्यक्ष का जो पद है वह वर्तमान के अंदर रिक्त है।
कौन कभी भी राजस्थान राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष नहीं रहे? कौन है जो कभी भी राजस्थान राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष नहीं रहे? यदुनाथ सिंह हैं, करण सिंह हैं, अहमद बख्श सिंधी और रामचंद्र। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है वह सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। करण सिंह जो है ये कभी भी राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष नहीं रहे। निम्न में कौन कभी भी राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता नहीं रहे? राजस्थान विधानसभा के अंदर विपक्ष के नेता हैं वह कौन नहीं रहे कभी भी? परशुराम मदरेणा, राम नारायण चौधरी, प्रोफेसर केदारनाथ शर्मा और यदुनाथ सिंह। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। यदुनाथ सिंह जो हैं ये कभी भी राजस्थान की विधानसभा में विपक्ष के नेता नहीं रहे। विपक्ष के नेता की यदि हम बात करें राजस्थान की विधानसभा में तो प्रथम है वह कौन थे? वह थे जसवंत सिंह। जसवंत सिंह। वर्तमान के अंदर यदि बात करें तो वर्तमान के अंदर है टीकाराम जूली। टीकाराम जूली जो है यह वर्तमान के अंदर राजस्थान की जो विधानसभा है इसके अंदर विपक्ष के नेता हैं। यदि हम बात करें राजस्थान की विधानसभा के अंदर रामकेश मीणा, रामकेश मीणा जो है यह क्या है? तो यह है उपनेता प्रतिपक्ष। नेता प्रतिपक्ष है वह कौन है? टीकाराम जूली हैं और उपनेता प्रतिपक्ष है वह है रामकेश मीणा। राजस्थान की विधानसभा में वर्तमान नेता प्रतिपक्ष कौन है? कौन है वर्तमान के अंदर नेता प्रतिपक्ष? तो यह है टीकाराम जूली। निम्न में कौन राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे? राजस्थान के अंदर प्रथम विपक्ष के नेता हैं वह थे जसवंत सिंह। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर सही होगा। राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? राजस्थान की विधानसभा के अंदर पहले प्रोटेम स्पीकर हैं वह कौन थे? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो इसमें होगा महाराव संग्राम सिंह। महाराव संग्राम सिंह जो है इसके अंदर सही होगा। राजस्थान के अंदर जो वर्तमान में 16वीं विधानसभा चल रही है इसके अंदर प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो वे थे कालीचरण सराफ। कालीचरण सराफ जो हैं वह कौन थे? कालीचरण सराफ जो हैं वह जो 16वीं विधानसभा है इसके अंदर प्रोटेम स्पीकर थे। अगला है भारत के संविधान के अनुच्छेद 368(2) के उपबंधों के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिए आता है तो विधानसभा संकल्प पारित करती है, विधानसभा संकल्प अस्वीकार कर सकती है, ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। ऐसा कोई भी विधेयक जो है वह राजस्थान के अंदर आता है राजस्थान की विधानसभा के पास संकल्प के लिए, संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिए, तो क्या होता है वह संकल्प को पारित कर सकती है विधानसभा, इसको अस्वीकार भी कर सकती है, लेकिन इसके अंदर संशोधन वह नहीं कर सकती। तो ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित है वह नहीं किया जा सकता। तीनों ही ऑप्शन इसमें सत्य हैं। राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया के नियम के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है, प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है, प्रस्ताव हाल ही की गठित किसी विशेष घटना तक सीमित होगा, एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होंगे। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? स्थगन प्रस्ताव जो होता है यह विधानसभा के अंदर ऐसे गंभीर विषयों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है, यदि इन विषयों पर जल्द ही विचार न किया जाए तो इसके गंभीर परिणाम है वह हो सकते हैं। स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए अध्यक्ष की सहमति है वह आवश्यक होती है, यह कथन इसके अंदर सत्य है। स्थगन प्रस्ताव है इसको लाने के लिए अध्यक्ष की सहमति है वह आवश्यक होती है। प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है, यह कथन असत्य है, नहीं उठाया जा सकता। विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। प्रस्ताव हाल ही की गठित किसी विशेष घटना तक सीमित रहेगा, यह कथन भी सत्य है। एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होंगे, यह कथन भी सत्य है। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1, 3 और 4। स्थगन प्रस्ताव है इसके अंदर प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न है वह नहीं उठाया जा सकता।
स्थगन प्रस्ताव जो है इसको लाने के लिए कितने विधानसभा सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं? तो 1/10 सदस्य। राजस्थान के अंदर विधानसभा की सदस्य संख्या 200 है, तो 200 का 1/10 20 सदस्य हैं, इसके हस्ताक्षर हैं वह होने इसके अंदर आवश्यक है। विधानसभा में अभिभाषण का एवं संदेश भेजने का राज्यपाल का संविधानतः है। विधानसभा के अंदर अभिभाषण का एवं संदेश भेजने का राज्यपाल का संविधानतः क्या है? अधिकार है, शक्ति है, कर्तव्य है, कर्तव्य है। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, अधिकार। आर्टिकल 175 के अंदर इसका उल्लेख है, वह किया गया है कि सदन में विधानसभा में अभिभाषण और संदेश भेजने का जो है वह राज्यपाल का अधिकार होता है। राजस्थान राज्य विधानसभा में वर्तमान में कितनी स्थायी समितियां हैं? 4 वित्त समितियों के अतिरिक्त। राजस्थान की जो विधानसभा है इसके अंदर कितनी स्थायी समितियां हैं? वह होती हैं 4 वित्त समितियों के अतिरिक्त। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, 17। राजस्थान विधानसभा की वित्तीय समितियों के बारे में विचार कीजिए। 3 वित्तीय समितियां हैं, प्रत्येक समिति में 15 सदस्य होते हैं। समितियों के सभापति विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। समितियां अपना प्रतिवेदन विधानसभा को प्रस्तुत करती हैं। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। 4 वित्तीय समितियां हैं वह होती हैं। मुख्य रूप से 3 वित्तीय समितियां होती हैं, लेकिन 4 राजस्थान की विधानसभा के अंदर 4 वित्तीय समितियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति क और ख, 2 ये हो गई, और एक होती है राजकीय या सार्वजनिक उपक्रम समिति। राजकीय या सार्वजनिक उपक्रम समिति प्राकलन समिति है, इसके 2 प्रकार होते हैं। तो 4 वित्तीय समितियां हैं वह होती हैं। राजस्थान विधानसभा के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है? 1952 में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 160 थी। राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम पहली बार 1956 में निर्मित किए गए। राजस्थान विधानसभा की 18 स्थायी समितियां हैं, जिसमें से 4 वित्त संबंधी हैं। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो इसमें केवल ऑप्शन नंबर 1 और 2 है वह सही दे रखे हैं। अगला है, राजस्थान विधानसभा के स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है? राजस्थान विधानसभा के जो स्पीकर हैं इनको पद की शपथ है वह किसके द्वारा दिलाई जाती है? ऑप्शन है राजस्थान के राज्यपाल, मुख्य न्यायमूर्ति राजस्थान हाईकोर्ट, राजस्थान विधानसभा के निवर्तमान स्पीकर, कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं इनको कोई भी शपथ है वह नहीं दिलाता है, क्योंकि जब ये विधायक बनते हैं तो उस समय ये शपथ है वह ले लेते हैं, बाद में इनको शपथ है वह नहीं दिलाई जाती है। जब ये विधायक बनते हैं तो इनको शपथ कौन दिलाता है? तो इनको शपथ है वह दिलाते हैं प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर है ये दिलाते हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति है वह राज्यपाल द्वारा की जाती है और यही विधायकों को शपथ है वह दिलाते हैं। अगला है, राजस्थान विधानसभा में पेश किए गए निजी सदस्य विधेयकों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? राजस्थान सामाजिक शिक्षा बोर्ड विधेयक 1958 राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित निजी सदस्य विधेयकों में से एक है। 13वीं से 15वीं विधानसभा में कोई भी निजी सदस्य विधेयक पेश नहीं किए गए। राजस्थान की 3री विधानसभा में सबसे अधिक संख्या में निजी सदस्य विधेयक पेश किए गए। राजस्थान विधानसभा ने अपने विधायी कामकाज के इतिहास में केवल एक निजी सदस्य विधेयक पारित होते देखा है। इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वह असत्य दे रखा है। 14वीं जो विधानसभा है इसके अंदर घनश्याम तिवाड़ी जो हैं वह निजी बिल लेकर आए थे, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 2024 में लोकसभा चुनाव में किस पार्टी ने बांसवाड़ा राजस्थान संसदीय क्षेत्र से जीत प्राप्त की? कौन सी पार्टी है जिसने बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र है यहां से जीत प्राप्त की है? तो वह है भारत आदिवासी पार्टी। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा।
2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में अग्रणी राजनीतिक दल द्वारा कितनी सीटें जीती गई? 2023 के अंदर जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसके अंदर जो अग्रणी राजनीतिक दल था वह था बीजेपी। उसके द्वारा कितनी सीटें हैं वह जीती गई थी? तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। 114 सीटें हैं वह बीजेपी द्वारा जीती गई थी। राजस्थान विधानसभा के लिए चुनाव 2023 कितने चरणों में आयोजित किए गए? राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 जो है यह 2 चरणों के अंदर इनका आयोजन है वह हुआ था। अगला है राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल है। राजस्थान विधानसभा की जो लोक लेखा समिति होती है उसके सदस्यों का कार्यकाल है वह कितना होता है? इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। 1 वर्ष इनका कार्यकाल है वह होता है। लोक लेखा समिति के बारे में अब हम पढ़ते हैं। लोक लेखा समिति जो है इसका कार्य है वह क्या होता है? तो यह राज्य सरकार के जो वित्तीय खर्चे होते हैं उन पर नियंत्रण व निगरानी रखती है। राज्य सरकार के वित्तीय खर्चों पर नियंत्रण रखती है और नियंत्रण व निगरानी रखने का कार्य है वह इसके द्वारा किया जाता है। इस समिति के अंदर कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य होते हैं। कुल सदस्य हैं वह कितने होते हैं? 15 होते हैं। राजस्थान की जो विधानसभा है इसके अंदर पहली बार लोक लेखा समिति का गठन है वह कब किया गया था? तो सर्वप्रथम किया गया था 10 अप्रैल 1952 को। 10 अप्रैल 1952 को सबसे पहले गठन है वह किया गया था। अब यदि हम बात करें तो लोक लेखा समिति जो है इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष है वह होता है विपक्षी दल का नेता। विपक्षी दल का नेता जो है वह इसका अध्यक्ष होता है। इस समिति के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो अध्यक्ष का चुनाव है वह किया जाता है विधानसभा अध्यक्ष द्वारा। विधानसभा अध्यक्ष जो है इनके द्वारा इसका चुनाव है वह किया जाता है और इनका कार्यकाल है वह कितना होता है? इस समिति का कार्यकाल है वह होता है 1 वर्ष। कोई भी मंत्री जो है वह इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता। कोई भी मंत्री है वह इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता। ये समिति जो है अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको देती है? वार्षिक रिपोर्ट है वह देती है विधानसभा अध्यक्ष को। विधानसभा अध्यक्ष जो है उनको ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट है वह देती है। तो ये सभी फैक्ट हैं वो इस समिति के बारे में आप याद रखना। स्पीकर की अनुपस्थिति में विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल को भेजे जाने से पूर्व निम्न में से कौन प्रमाणित करता है? यदि विधानसभा के अंदर स्पीकर नहीं है तो स्पीकर की अनुपस्थिति में विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल को भेजे जाने से पूर्व निम्न में से कौन प्रमाणित करता है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। विधानसभा सचिवालय का जो सचिव है यह इसको प्रमाणित करता है। राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष होता है विशेषाधिकार। राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष वह होता है विशेषाधिकार समिति, नियम समिति और नियम उप समिति, अधीनस्थ विधान समिति, प्रश्न संदर्भ समिति। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? राजस्थान विधानसभा का जो अध्यक्ष है यह नियम समिति और उप नियम समिति जो होती है इसका पदेन अध्यक्ष होता है। नियम समिति या उप नियम समिति जो है इसका पदेन अध्यक्ष वह होता है। इसके अंदर अध्यक्ष सहित कुल जो सदस्य हैं वह कितने होते हैं? कुल सदस्य हैं वह होते हैं 15। कुल सदस्य 15 होते हैं और यह एक जांच समिति होती है। जांच समिति होती है। अगला क्वेश्चन दे रखा है राजस्थान विधानसभा की किस समिति के सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है? राजस्थान विधानसभा की कौन सी समिति है जिसके सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है? इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है वह सही होगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें सही होगा कार्य सलाहकार समिति।
कार्य सलाहकार जो समिति होती है इसको कार्य मंत्रणा समिति भी कहा जाता है। कार्य मंत्रणा समिति भी इसको कहा जाता है। इस समिति का जो कार्यकाल होता है वह होता है 1 वर्ष। कार्यकाल है वह कितना होता है? 1 वर्ष इसके अंदर होता है। ये जो कार्य सलाहकार समिति या कार्य मंत्रणा समिति है इसका सदस्य मुख्यमंत्री भी हो सकता है। ये भी आप याद रखना। इसके अंदर कुल सदस्य कितने हैं? अधिकतम सदस्य इसमें 15 हो सकते हैं। इसका सदस्य मुख्यमंत्री भी हो सकता है। मुख्यमंत्री भी हो सकता है। कौन कौन सी समितियां हैं जिसके अध्यक्ष है वह विधानसभा अध्यक्ष है वह होते हैं? तो एक तो है, पीछे हम पढ़ के आए हैं, नियम समिति। एक है कार्य मंत्रणा समिति या कार्य सलाहकार समिति। एक है सामान्य परियोजन समिति। सामान्य परियोजन समिति। इन समितियों के अध्यक्ष हैं वह कौन होते हैं? विधानसभा अध्यक्ष। इन समितियों के अध्यक्ष हैं वह होते हैं विधानसभा अध्यक्ष। ये सभी हैं वो आप याद रखना। किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान विधानसभा राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए सामान्यतः समय नियत करेगी? कौन सी समिति है जिसकी सिफारिश पर राजस्थान विधानसभा राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए सामान्यतः समय है वह नियत करेगी? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? नियम समिति, विशेषाधिकार समिति, कार्य सलाहकार समिति और आचरण समिति। इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, कार्य सलाहकार समिति। राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार कब अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया? राजस्थान की विधानसभा में अंतिम बार कब अविश्वास प्रस्ताव है वह प्रस्तुत किया गया था? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। 1985 के अंदर राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार अविश्वास प्रस्ताव है वह लाया गया था हरिदेव जोशी की सरकार के विरुद्ध। हरिदेव जोशी की जो सरकार है इसके विरुद्ध यह लाया गया था। प्रथम बार राजस्थान की विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव है वह कब आया था? तो प्रथम बार अविश्वास प्रस्ताव है वह आया था अक्टूबर 1952 में। टीकाराम पालीवाल की जो सरकार थी उसके समय यह लाया गया था। राजस्थान के अंदर अविश्वास प्रस्ताव जो है यह कब लाया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव है यह तब लाया जाता है जब मंत्री परिषद जो है इसके अंदर मंत्री परिषद में विश्वास का अभाव हो। विश्वास का अभाव हो तब यह लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव जो है इसको लाने के लिए कम से कम विधानसभा की जो सीटें हैं इसका 1/5 राजस्थान के अंदर है, विधानसभा की सीटें 200, तो कम से कम 40 सदस्य जो हैं इनके हस्ताक्षर होने आवश्यक है। ये हस्ताक्षर आवश्यक है। एक बटा 5 सदस्य या 40 जो सदस्य हैं इनके हस्ताक्षर हैं वह होने आवश्यक है। अविश्वास प्रस्ताव यदि पारित हो जाता है तो मंत्री परिषद है इसको त्यागपत्र है वह देना पड़ता है और सरकार है वह गिर जाती है। राजस्थान राज्य से राज्यसभा के कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व है सितंबर 2024 तक है? कितने सदस्य हैं राज्यसभा के राजस्थान में? तो 10 हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर सही होगा। कौन राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है? राजस्थान जो राज्य विधानसभा है इसके साधारण निर्वाचन की अधिसूचना किसके द्वारा जारी की जाती है? इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, राज्यपाल। निम्नलिखित में कौन सा धन विधेयक के संबंध में सही नहीं है?
राज्यपाल की पूर्व संस्तुति के बाद विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यह मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। 14 दिन पश्चात स्वतः पारित हो जाता है। विधानसभा का कोई भी सदस्य इसे पेश कर सकता है। कौन सा ऑप्शन जो है वह धन विधेयक के बारे में सत्य दे रखा है, सॉरी असत्य दे रखा है। इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह दे रखा है असत्य। धन विधेयक जो है इसके संबंध में जो विशेष प्रक्रिया है इसका उल्लेख हमें मिलता है आर्टिकल 198 के अंदर। आर्टिकल 198 में हमें धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया जो है इसका उल्लेख मिलता है। विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है वह हमें इसमें मिलता है। धन विधेयक के बारे में क्या क्या बातें आपको याद रखनी है। धन विधेयक जो है यह राज्यपाल की पूर्व अनुमति से के बाद ही विधानसभा में प्रस्तुत है वह किया जाता है। पहला पॉइंट तो यह याद रखना है। उसके बाद में याद रखना है कि विधान परिषद होती है एक तो, और एक होता है विधानमंडल। तो सबसे पहले ये कहां पर रखा जाता है, धन विधेयक विधानमंडल में। धन विधेयक है यह विधानमंडल के अंदर रखा जाता है। उसके बाद जाता है विधान परिषद के पास। विधान परिषद जो है इसको केवल 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिन तक केवल इसको रोक सकती है। उसके बाद यह स्वतः ही पारित हुआ माना जाता है। विधान परिषद जो है इसके अंदर ना तो कोई संशोधन कर सकती है, इसको विधान परिषद जो है वह इसके अंदर संशोधन नहीं कर सकती, और इसको अस्वीकार नहीं कर सकती, अस्वीकार भी नहीं कर सकती है। उसके बाद में यदि हम बात करें धन विधेयक जो है यह दोनों विधान परिषद और विधानमंडल दोनों सदनों से पारित होकर जाता है राज्यपाल के पास। तो राज्यपाल जो है वह इसको क्या कर सकता है, राज्यपाल इसको स्वीकृति दे सकता है। राज्यपाल जो है इसको स्वीकृति दे सकता है, इसको रोक सकता है। राष्ट्रपति के लिए भी आरक्षित रख सकता है, इसको राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है, लेकिन इसको पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। हेतु लौटाने का जो कार्य है ये नहीं कर सकता है। तो ये सभी फैक्ट है वो इसके बारे में आप याद रखना। कोई भी विधेयक धन विधेयक है इसके बारे में निर्णय कौन लेता है, तो ये लेता है राज्य विधानसभा अध्यक्ष। राज्य विधानसभा अध्यक्ष जो है इसके बारे में निर्णय लेता है कि कोई भी विधेयक है वह धन विधेयक है या नहीं। इसके बाद में यदि हम बात करें तो धन विधेयक जो है यह एक सरकारी विधेयक होता है, और यह केवल मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है। केवल मंत्री ही इसको पेश है या पूरे स्थापित है वह कर सकते हैं। ये सभी फैक्ट हैं वो आप याद रखना। इसके बाद में एक आर्टिकल 199 के अंदर धन विधेयक की परिभाषा जो है वह हमें मिलती है। आर्टिकल 199 जो है इसके अंदर धन विधेयक की परिभाषा मिलती है। धन विधेयक की परिभाषा जो है वह कौन से आर्टिकल में मिलती है, आर्टिकल 199 के अंदर। अगला है राजस्थान में प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है। राजस्थान के अंदर प्रोटेम स्पीकर है इसको शपथ कौन दिलाता है, तो ये दिलाते हैं राज्यपाल। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर सही होगा। उसके बाद में जो प्रोटेम स्पीकर है वह अन्य विधायकों को शपथ है वह दिलाते हैं। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार प्रश्नों के वर्गीकरण की संख्या है। प्रश्नों के वर्गीकरण की संख्या है वह कितनी है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। 3 प्रकार के प्रश्न है वह होते हैं। एक तो होते हैं तारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न है वह होते हैं। एक होते हैं अतारांकित, और एक होते हैं अल्प सूचना प्रश्न। अगला है सार्वजनिक महत्व के एक मामले के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान विधानसभा का सदस्य अंतः 70 अवधि के दौरान 1 सप्ताह
में कितने अतारांकित प्रश्न की सूचना दे सकता है? कितने अतारांकित प्रश्न की सूचना है वह दे सकता है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। एक प्रश्न है वह, एक अतारांकित प्रश्न की सूचना है वह दे सकता है। कौन सा कथन गलत दे रखा है? मुख्यमंत्री संसदीय सचिव को शपथ दिलाता है। मंत्रियों की सहायता के लिए संसदीय सचिवों की नियुक्ति की जाती है। राज्य सरकारें विधायकों में से संसदीय सचिवों की नियुक्ति करती रही हैं। तीसरी अनुसूची में संसदीय सचिवों के लिए शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप शामिल है। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह दे रखा है असत्य। संसदीय सचिव जो होते हैं इनकी नियुक्ति की जाती है मुख्यमंत्री द्वारा और इनको शपथ भी मुख्यमंत्री द्वारा ही दिलाई जाती है। किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की निर्योग्यता संबंधी मामलों का निर्णय कर सकता है? किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की निर्योग्यता जो है इसका संबंधी मामले जो है इनका निर्णय है वह कर सकता है? इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, निर्वाचन आयोग। 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वो आपको याद रखने हैं। आर्टिकल 191, आर्टिकल 191 है, इसके अंदर विधानसभा सदस्य की जो अयोग्यताएं होती हैं उनके बारे में बताया गया है। विधानसभा सदस्य की अयोग्यता या निरर्हता जो है उसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 192 जो है इसके अंदर विधानसभा सदस्य की जो अयोग्यता या निरर्हता होती है उनसे संबंधित पर्सन, अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय जो है इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 192 के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि यह प्रश्न उठता है कि राज्य विधानसभा में किसी भी सदन का कोई भी जो सदस्य है वह आर्टिकल 191 जिसके अंदर इनकी अयोग्यताएं दे रखी हैं उनमें उल्लेखित अयोग्यता प्राप्त है यदि उसको, तो इसका जो अंतिम निर्णय है वह कौन लेगा? राज्यपाल लेगा। राज्यपाल जो है वह इसका अंतिम निर्णय लेगा। आर्टिकल 192(1) में ये बात लिखी गई है। उसके बाद आर्टिकल 192(2) में लिखा गया है कि ऐसे किसी भी प्रश्न का निर्णय देने से पहले, कोई भी ऐसा प्रश्न है यदि राज्यपाल इसका निर्णय देता है तो वह निर्णय देने से पहले राज्यपाल जो है वह निर्वाचन आयोग की राय है वह लेगा। इसका उल्लेख है वह आर्टिकल 192(2) के अंदर किया गया है। इसका जो अंतिम निर्णय है वह राज्यपाल द्वारा लिया जाएगा और निर्णय लेने से पहले राज्यपाल जो है वह निर्वाचन आयोग की राय लेगा और उस राय के अनुसार ही वह कार्य करेगा। ये आर्टिकल 192 के अंदर दोनों बातें हैं वह लिखी गई है। अगला है, राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति का प्रावधान जो है वह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, अनुच्छेद 189(3). गणपूर्ति है वह कितनी होनी चाहिए? तो गणपूर्ति बैठक के लिए जो गणपूर्ति है वह होनी चाहिए, कुल जो विधानसभा सदस्य हैं इनका 1/10 या न्यूनतम 10 सदस्य, 10 सदस्य इनमें से जो भी अधिक होगा वह बैठक और या अधिवेशन जो है उसके लिए आवश्यक होती है गणपूर्ति। 1/10 या न्यूनतम 10 सदस्य। संविधान के अनुच्छेद 191(1) के अंतर्गत राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे प्रश्नों पर राज्यपाल का विनिश्चय अंतिम होगा। ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ये जो दोनों पॉइंट दे रखे हैं यह कौन से आर्टिकल के अंदर हमें देखने को मिलते हैं? तो ये मिलते हैं आर्टिकल 192 के अंदर। ये दोनों बातें हैं वो हमें आर्टिकल 192 के अंदर देखने को मिलती हैं जिसको हम पीछे पढ़ के आए हैं।
191 एक जो है इसके अंदर विधानसभा सदस्यों की निर्भरताएं हैं वह दे रखी हैं। और 191 दो जो है उसके अंदर क्या दे रखा है, जो उनकी दल बदल संबंधी जो उनकी योग्यताएं हैं उनके बारे में बता रखा है। 192 के अंदर विधानमंडल सदस्यों की जो निर्भरताओं संबंधित विनिश्चय जो किया जाएगा उसमें बताया गया है। तो ये दोनों बातें हम पढ़ चुके हैं, दोनों ही कथन सही है। राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में निम्न कथनों को ध्यान से पढ़कर कथन चुनिए। अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो सदन तय करे। उस तय तिथि की सूचना राज्यपाल प्रत्येक सदस्य को भेजेंगे। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा। इसके अंदर दोनों ही कथन है वह गलत दे रखे हैं। अध्यक्ष का निर्वाचन है वह उस तिथि को होगा जो सदन नहीं राज्यपाल तय करे। कौन तय करेगा? राज्यपाल। और उस तिथि की सूचना राज्यपाल नहीं देंगे, प्रत्येक सदस्य को कौन देगा? सचिव है वह देगा। राजस्थान से अधिकतम 4 बार राज्यसभा के लिए कौन निर्वाचित हुआ? राजस्थान से अधिकतम 4 बार राज्यसभा के लिए कौन निर्वाचित हुए थे? तो ये हुए थे रामनिवास मिर्धा। राजस्थान विधानसभा में कटौती प्रस्तावों की ग्राह्यता की शर्त नहीं है। राजस्थान विधानसभा में कटौती जो प्रस्तावों की ग्राह्यता की शर्त है वह कौन सी नहीं है? वह उस विषय का निर्देश नहीं करेगी जो मुख्यतया राज्य सरकार का विषय नहीं हो। उसका संबंध केवल एक मांग से होगा। उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाएगा। उसमें वर्तमान विधियों का संशोधन या निरसन करने के लिए सुझाव नहीं दिए जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन उसके अंदर सही होता है? कटौती प्रस्तावों की ग्राह्यता की शर्त है वह कौन सी नहीं है? इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह इसकी शर्त नहीं होती है। इसके अंदर विशेषाधिकार का प्रश्न है वह नहीं उठाया जाएगा। कौन सा कथन राज्यपाल विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में नहीं है? एक ही बैठक में एक से अधिक ऐसा प्रस्ताव नहीं किया जाएगा। स्थगन प्रस्ताव की सूचना उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पूर्व जिस दिन की प्रस्ताव करने का विचार हो अध्यक्ष को दी जाएगी। प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशेष घटना तक सीमित रहेगा। प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर दे रखा है? असत्य। इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वह दे रखा है असत्य। यह सूचना है वह किन किन को दी जाएगी? किन किन को यह सूचना है वह दी जाएगी? तो यह सूचना है वह अध्यक्ष को भी दी जाएगी, संबंधित जो मंत्री है उसको दी जाएगी और सचिव को दी जाएगी। इन तीनों को यह सूचना है वह दी जाएगी। राजस्थान की प्रथम विधानसभा हेतु निर्वाचन में जय नारायण व्यास निम्नलिखित में से किन निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्याशी रहे? जय नारायण व्यास जो है वह किन निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्याशी है वह रहे थे प्रथम विधानसभा के अंदर? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, जालोर ए और जोधपुर शहर बी। राजस्थान की राजनीति सामंतवाद से जातिवाद के भंवर में पुस्तक के लेखक हैं वह कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं वह है विजय भंडारी। राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होगा? राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रणा जो समिति होती है उसका अध्यक्ष है वह कौन होता है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। विधानसभा अध्यक्ष जो है वह इसके अध्यक्ष होते हैं। राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का नाम है। राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का नाम है वह क्या है? तो इसका नाम है पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम। राजस्थान विधानसभा में किसी सदस्य के त्याग पत्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्थान विधानसभा के अंदर किसी सदस्य के त्याग पत्र से संबंध में निम्नांकित में कौन सा कथन सही नहीं है? यदि कोई सदस्य अध्यक्ष के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थित होकर त्यागपत्र सौंपता है और सूचित करता है कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और असली है और अध्यक्ष के पास उसके विपरीत कोई सूचना या ज्ञान नहीं है, अध्यक्ष तुरंत त्यागपत्र स्वीकार कर सकता है। यदि अध्यक्ष को त्यागपत्र पोस्ट अथवा किसी अन्य के माध्यम से प्राप्त होता है तो अध्यक्ष समय की संतुष्टि के लिए त्यागपत्र स्वैच्छिक और असली है जांच करवा सकता है जैसा कि वह उचित समझे। कोई सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपने के 30 दिनों के भीतर अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है।
कोई सदस्य जो सदन में अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना चाहता है वह अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अध्यक्ष को सूचित करेगा। तो कौन सा जो है वह इसके अंदर असत्य दे रखा है। इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है यह सही नहीं है। विधानसभा का अध्यक्ष इस त्याग पत्र को स्वीकार करे इससे पहले तक वह इस त्याग पत्र को वापस वह ले सकता है। वर्ष 2000 तक इनमें से किस भवन को राजस्थान विधानसभा के रूप में उपयोग किया जा रहा था। वर्ष 2000 तक किस भवन को राजस्थान विधानसभा के रूप में उपयोग किया जा रहा था। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। सवाई मानसिंह टाउन हॉल जो है इस भवन का उपयोग राजस्थान विधानसभा के रूप में किया जा रहा था वर्ष 2000 तक। उसके बाद में वर्ष 2001 की में 6 नवंबर 2001 के अंदर जो नया भवन है इसका लोकार्पण है वह किया गया। ये नया भवन है ये कहाँ पर है तो ये लाल कोठी क्षेत्र जयपुर जो है यहाँ पर ये स्थित है। लाल कोठी क्षेत्र जयपुर जो है यहाँ पर ये नया भवन है वह स्थित है। राजस्थान विधानसभा के अधीनस्थ विधान संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है। अधीनस्थ विधान समिति संविधान के प्रावधान या ऐसे आदेश बनाने के लिए अधीनस्थ पदाधिकारी को शक्ति सौंपने वाले कानून के प्रावधानों के अनुसरण में बनाए गए सभी आदेशों की जांच करती है। समिति उन विधेयकों के प्रावधानों की जांच कर सकती है जो आदेश देने के लिए शक्तियां सौंपने की मांग करते हैं। अध्यक्ष विधायी शक्तियों के प्रत्यायोजन के प्रावधान वाले विधेयकों को समिति को संदर्भित करता है। यह राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 240 द्वारा शासित होता है। तो कौन सा इसके अंदर सही नहीं दे रखा है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसके अंदर असत्य होगा। राजस्थान विधानसभा में यदि किसी सदस्य को किसी मंत्री का ध्यान अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले की ओर आकर्षित करना है तो उसकी लिखित सूचना देनी होगी। उसकी लिखित सूचना है वह किसको देनी होगी। कौन सा ऑप्शन सही होगा तो मुख्य सचिव को ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष या पीठासीन व्यक्ति की अनुमति के बिना किसी प्रस्ताव पर भाषण की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है। भाषण की अधिकतम अवधि है वह कितनी हो सकती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा 15 मिनट। किस संशोधन द्वारा संघ और राज्य विधानमंडल के मतदाताओं की निचली आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष वह कर दी गई थी। 21 वर्ष से घटाकर 18 कब की गई थी तो 61वें संविधान संशोधन के अंदर। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा का उद्देश्य है वह क्या है। इसका उद्देश्य है वह क्या है तो सभी राज्य विधानमंडलों की कार्य प्रणाली को कागज रहित बनाना। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से रिक्त स्थान राज्य में स्थानीय निकायों जैसे नगरपालिका जिला बोर्ड आदि के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। तो कितने सदस्य हैं वह इनके द्वारा चुने जाते हैं 1/3। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या तय करता है। राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या है वह तय कौन सा अनुच्छेद करता है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 राज्य विधानसभा जो है इसकी संरचना का उल्लेख हमें आर्टिकल 170 के अंदर मिलता है। आर्टिकल 171 जो है इसके अंदर क्या मिलता है विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है वह मिलता है। राजस्थान विधानसभा में सभापतियों की तालिका में अध्यक्ष द्वारा अधिकतम कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। राजस्थान विधानसभा में सभापतियों की तालिका में अध्यक्ष द्वारा अधिकतम कितने सदस्य हैं उनको मनोनीत किया जा सकता है। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा 4। राजस्थान की 16वीं विधानसभा में महिला विधायकों का प्रतिशत है। महिला विधायकों का प्रतिशत है वह कितना है। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा 16वीं विधानसभा के अंदर। 16वीं विधानसभा जो है इसके अंदर वर्तमान में कितनी महिला विधायक हैं 21। तो इसका जो प्रतिशत है वह लगभग 10.5% है। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर सही होगा। राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म है इसके अंदर सुमेलित नहीं है। प्रथम विधानसभा 306 बैठकें,
12वीं विधानसभा 140 बैठकें, 5वीं विधानसभा 200 बैठकें, 8वीं विधानसभा 180 बैठकें। इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह असत्य दे रखा है। राजस्थान की प्रथम विधानसभा है, इसकी यदि हम बात करें तो 1952 से 57 तक रही। चुनाव हुए थे 4 जनवरी से 24 जनवरी 1952 तक। कुल सीटें थी 160। प्रोटेम स्पीकर बनाया था महाराव संग्राम सिंह को। विधानसभा अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी, जो कहां से चुनकर आए थे? झुंझुनू से। उपाध्यक्ष लाल सिंह सक्तावत। विपक्ष के नेता थे जसवंत सिंह बीकानेर। प्रथम बैठक हुई थी 29 मार्च 1952 को। राजस्थान की वर्तमान विधानसभा 16वीं विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी है। उपाध्यक्ष का पद है वह रिक्त है। प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ को बनाया गया। विपक्ष के नेता जो है वह टीकाराम जूली और विपक्ष के उप नेता है वह रामकेश मीणा। उप मुख्यमंत्री हैं जो 16वीं विधानसभा में वे दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा है। अब हमें राजस्थान जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वारा रिक्त स्थान में किया गया था। राजस्थान उच्च न्यायालय जो है इसका उद्घाटन है वह कब किया गया था? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ये किया गया था 29 अगस्त 1949 को। किसने किया? राज प्रमुख सवाई मानसिंह ने किया था। और कहां पर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? जोधपुर के अंदर। जोधपुर में उच्च न्यायालय जो है इसकी स्थापना है वह की गई थी। राजस्थान उच्च न्यायालय की जब स्थापना हुई तो इसके अंदर एक तो मुख्य न्यायाधीश थे और 11 अन्य न्यायाधीश हैं वह इसके अंदर स्थित थे। एक मुख्य न्यायाधीश और 11 अन्य न्यायाधीश हैं वह राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर उस समय थे। राजस्थान का जब एकीकरण हो रहा था तब राजस्थान की राजधानी और उच्च न्यायालय के निर्धारण हेतु एक समिति का गठन किया गया था। बी.आर. पटेल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इसके सदस्य हैं वह कौन कौन थे? तो कर्नल टी.सी. पुरी एक तो इसके सदस्य थे। कर्नल टी.सी. पुरी एक इसके सदस्य थे और एक थे एस.पी. सिन्हा। इसी समिति ने सिफारिश की थी कि राजधानी जो है वो जयपुर को तथा उच्च न्यायालय है वह जोधपुर के अंदर स्थापित किया जाए। उसके बाद में राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन सवाई मानसिंह हैं 29 अगस्त 1949 को करते हैं जोधपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नांकित में से किस दिनांक को राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ जयपुर में स्थापित की गई थी? जयपुर के अंदर स्थायी पीठ है वह स्थापित कब की गई थी? तो इसके आदेश हैं वह जारी किए गए थे 8 दिसंबर 1976 को। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। और इसकी स्थापना है वह होती है 31 जनवरी 1977 में। 31 जनवरी 1977 को इसकी स्थापना है वह की जाती है जयपुर पीठ की। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना है वह कब हुई थी? 31 जनवरी 1977 को। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर सही होगा। किस तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 है यह प्रभावी हुए थे? राजस्थान उच्च न्यायालय के जो नियम हैं ये प्रभावी कब हुए थे? तो ये हुए थे 1 अक्टूबर 1952 को। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर सही होगा। अगला है, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य या जो प्रधान पीठ है ये कहां पर है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ या प्रधान पीठ है ये जोधपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इसकी एक खंडपीठ जो है वह कहां पर है? तो वह जयपुर के अंदर स्थित है। जयपुर में स्थित है। किस समिति की सिफारिश पर 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को समाप्त किया गया था? जब राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तो इसके साथ इसकी जयपुर बेंच है यह भी कार्य कर रही थी। उसके बाद में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1958 में जो जयपुर बेंच है इसको समाप्त है वह कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय के जिन न्यायाधीशों को 29 अगस्त 1949 को शपथ दिलाई गई उनमें से कौन सुमेलित नहीं है? 29 अगस्त 1949 को राजस्थान के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश और 11 अन्य न्यायाधीश हैं इनको शपथ दिलाई गई थी। राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश हैं वह कौन बने थे? तो वे बने थे कमलकांत वर्मा। कमलकांत वर्मा जो हैं वह राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वह बने थे। इसके बाद में यदि हम बात करें अन्य जो 11 न्यायाधीश थे वो कहाँ से थे? तो एक तो लाला नवल किशोर
वह अमर सिंह जसोल। अमर सिंह जसोल ये कहाँ से थे? तो ये थे जोधपुर से। ये थे जोधपुर से। कंवरलाल बाफना। कंवरलाल बाफना मोहम्मद इब्राहिम ये कहाँ से थे? ये थे जयपुर से। ये कहाँ से थे? ये थे जयपुर से। उसके बाद में यदि बात करें शार्दुल सिंह मेहता। शार्दुल सिंह मेहता और वह जवान सिंह राणावत। सिंह राणावत जो हैं ये थे उदयपुर से। दुर्गा शंकर दवे। दुर्गा शंकर दवे जो हैं ये थे बूंदी से। त्रिलोक चंद दत्त बीकानेर से। त्रिलोक चंद दत्त बीकानेर। के शर्मा भरतपुर। आनंद नारायण कोल अलवर। आनंद नारायण कोल अलवर से। और केशम चंद गुप्ता कोटा से। केशम चंद गुप्ता है ये कहाँ से? कोटा से। केशम चंद गुप्ता हैं ये कोटा से थे। तो कौन सा इसके अंदर सुमेलित नहीं है? न्यायमूर्ति लाला नवल किशोर जोधपुर से सत्य है। न्यायमूर्ति कंवरलाल बाफना जो है वह जयपुर से, यह भी सत्य है। न्यायमूर्ति जवान सिंह राणावत है ये दे रखा है कोटा से, ये है सत्य है। कोटा से केशम चंद गुप्ता थे। ये जवान सिंह राणावत है ये कहाँ से थे? उदयपुर से। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आजादी के बाद राजस्थान के एकीकरण से एक नया राज्य राजस्थान बना। नवनिर्मित राज्य में विभिन्न स्थानों पर 5 उच्च न्यायालय कार्यरत थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उसमें एक नहीं है? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ये क्वेश्चन जो है यह डिलीट किया गया है। राजस्थान के अंदर 5 उच्च न्यायालय है वह पहले कार्यरत थे। एक तो जयपुर, एक जोधपुर, एक बीकानेर, एक अलवर और एक उदयपुर। उदयपुर ये 5 जो है वह इसके अंदर कार्यरत थे। उदयपुर जो है इसकी एक बेंच जो है वह कोटा के अंदर भी थी। एक बेंच कोटा के अंदर भी स्थित थी, इस कारण ये क्वेश्चन है वह डिलीट किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय के जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? जयपुर पीठ जो है इसके अधिकार क्षेत्र के अंदर कौन सा जिला है वह नहीं आता है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? भीलवाड़ा, अजमेर, बारा, अलवर। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वैसे होगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जो है यह जोधपुर जो पीठ है इसके क्षेत्राधिकार में आता है। जोधपुर जो पीठ है इसके अधिकार क्षेत्र में आता है। जयपुर जो इसकी खंडपीठ है इसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? तो हम ये याद कर लेते हैं। कोटा संभाग जो है इसके चारों जिले। कोटा संभाग इसके अंदर कंप्लीट आता है, चारों जिले कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। उसके बाद इसके अंदर जयपुर संभाग, जयपुर संभाग के सभी जिले हैं वह इसके अंदर आते हैं। जयपुर जो संभाग है इसके सभी जिले हैं वह इसके अंदर आते हैं। उसके बाद में यदि हम बात करें भरतपुर संभाग, भरतपुर संभाग जो है इसके सारे जिले इसके अंदर आते हैं। भरतपुर संभाग के सभी जिले हैं वह इसके अंदर आते हैं। और कौन कौन से जिले हैं वह इसके अंदर आते हैं? तो इसमें अजमेर और टोंक है ये जिले भी आते हैं। तो ये सभी आप याद रखना। कोटा संभाग, जयपुर संभाग और भरतपुर संभाग, तीनों संभागों के सभी जिले हैं वह जयपुर जो पीठ है इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं और अजमेर और टोंक के आते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर प्रधान पीठ के क्षेत्राधिकार में कितनी जजशिप है? कितने जजशिप हैं वह इसके अंतर्गत आते हैं जोधपुर के? तो 19 ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के द्वारा की जाती है? किसके द्वारा यह नियुक्ति है वह की जाती है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा,
राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य मंत्रिपरिषद के साथ परामर्श कर राज्यपाल द्वारा। राष्ट्रपति और राज्यपाल के साथ परामर्श राज्य के मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। आर्टिकल 217(1) 217(1) के अंदर इस बात का उल्लेख है वह किया गया है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश इनकी नियुक्ति है वह किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति जो है वह किन किन से परामर्श है वह करते हैं? परामर्श की यदि हम बात करें तो यदि वे नियुक्ति कर रहे हैं मुख्य न्यायाधीश की, तो वे किससे परामर्श करते हैं? तो वे करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, मुख्य न्यायाधीश व दो वरिष्ठतम न्यायाधीश प्लस संबंधित राज्य का राज्यपाल। संबंधित राज्य का राज्यपाल जो है इससे वे करते हैं परामर्श जब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। उसके बाद में बात कर लेते हैं हम, यदि अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करें, अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है तो किस किस से परामर्श है वह किया जाता है? किस किस से परामर्श है वह किया जाता है? तो इसके अंदर वे किससे परामर्श है वह करते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। जब ये अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं तो किससे परामर्श लेते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और दो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं, इनसे परामर्श लेते हैं। संबंधित राज्य का राज्यपाल है, इससे परामर्श लेते हैं। और एक इसके अंदर और जोड़ लेना है, राज्य के जो हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उससे परामर्श लेते हैं। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श है वह ये करते हैं। इस बात का उल्लेख हमें आर्टिकल 217(1) में मिलता है। इसके बाद में आर्टिकल 217(2) जो है इसके अंदर किसका उल्लेख मिलता है? तो इसके अंदर हमें न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं इनकी योग्यता का उल्लेख है वह मिलता है। न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं इनकी योग्यता का उल्लेख है वह हमें मिलता है। योग्यताएं दो दे रखी हैं, एक तो वह भारत का नागरिक हो, और भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में वह कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक वह अधिवक्ता रह चुका हो। ये इसकी शर्तें हैं वह दे रखी हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं आर्टिकल 217(3) की। आर्टिकल 217(3) जो है इसके अंदर जो राज्य न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु है, इसके बारे में बता रखा है कि इनकी सेवानिवृत्ति की आयु है वह कितनी होती है? 62 वर्ष होती है। सेवानिवृत्ति की आयु है वह 62 वर्ष होती है। पहले इनकी सेवानिवृत्ति की जो आयु है वह कितनी होती थी? पहले होती थी ये 60 वर्ष है वह होती थी, लेकिन 15वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1963 के अंदर, और इनकी आयु है उसको 60 से बढ़ाकर कर दिया गया 62। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। 15वां संविधान संशोधन जो है इसके अंदर इनकी आयु है वह 60 से बढ़ाकर 62 है वह की गई थी। आर्टिकल 217(3) जो है इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इनकी आयु का उल्लेख किया गया है। 15वां संविधान संशोधन हुआ 1963 में, आयु 60 से बढ़ाकर कर दी गई 62। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं या अन्य न्यायाधीश होते हैं वे अपना त्यागपत्र है वह किसको देते हैं? वे अपना त्यागपत्र है वह देते हैं राष्ट्रपति को। अपना त्यागपत्र है वह किसको देते हैं? राष्ट्रपति को वे देते हैं। उसके बाद में आर्टिकल 217(4) आर्टिकल 217(4) जो है इसके अंदर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का कारण है उसका उल्लेख किया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के कारण का उल्लेख है वह इसके अंदर किया गया है। इनको निम्न कारणों से हटाया जा सकता है: असमर्थता और सिद्ध कदाचार।
इन कारणों से इनको हटाया है वह जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं इनको हटाने की प्रक्रिया है वह समान होती है दोनों की। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं इनको संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है ये हटा सकते हैं। तो ये आर्टिकल 217 जो है इसके अंदर इस बातों का उल्लेख है वह किया गया है। इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर सही होगा। अगला है, भारत के उच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उसका विनिश्चय कौन करता है? आर्टिकल 217(3) जो न्यायाधीशों की आयु है इसके बारे में बताता है। वर्तमान में 62 वर्ष जो है इनकी आयु है। इनकी आयु से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न उठता है तो उसका अंतिम निर्णय है वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है। और वे इस किसके साथ इसके बारे में परामर्श है वह करते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के साथ ये परामर्श है वह करते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? राष्ट्रपति के परामर्श से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ये असत्य है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। परामर्श करते हैं मुख्य न्यायाधीश से और अंतिम निर्णय है वह राष्ट्रपति का होता है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वह अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो यह देता है राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर सही होगा। अनुच्छेद और प्रावधान है इनको सुमेलित है वह करना है। आर्टिकल 215 में किस बात का उल्लेख किया गया है? उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसके अंदर 4। आर्टिकल 215 में इस बात का उल्लेख है वह किया गया है। उसके बाद में दे रखा है आर्टिकल 222। आर्टिकल 222 है, इसके बारे में दे रखा है। आर्टिकल 222 में दे रखा है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। आर्टिकल 222 में इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 226 इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो इसके अंदर क्या होगा? कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति है, उसका उल्लेख मिलता है आर्टिकल 226 के अंदर। 227 में सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति है, वह आर्टिकल 227 के अंदर इसका उल्लेख है वह मिलता है। संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है? अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं इनसे कौन से अनुच्छेद हैं वह संबंधित हैं? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। आर्टिकल 233 से 37 के अंदर अधीनस्थ न्यायालयों का उल्लेख है वह किया गया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से नीचे के जो न्यायालय आते हैं उनको अधीनस्थ न्यायालय की संज्ञा है वह दी जाती है। अधीनस्थ न्यायालय है इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? जिला न्यायालय इसके अंदर आते हैं, नगर सिविल न्यायालय इसके अंदर आते हैं, महानगर मजिस्ट्रेट और राज्य न्यायिक सेवाएं के जो सदस्य होते हैं वे इसके अंतर्गत आते हैं अधीनस्थ न्यायालय। आर्टिकल 233 जो है इसके बारे में पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके अंदर क्या दिया गया है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिला न्यायाधीश है इनकी नियुक्ति है वह कौन करता है? वह करता है राज्यपाल। राज्यपाल करता है और इसके बारे में ये परामर्श करते हैं उच्च न्यायालय से। उच्च न्यायालय से ये परामर्श है वह करते हैं। योग्यताओं की यदि बात करें, योग्यता क्या होती है जिला न्यायाधीश जो होते हैं उनकी? तो वे भारत के नागरिक हों, या कम से कम 7 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो। 7 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो या 7 वर्षों तक किसी न्यायिक अधिकारी के रूप में उन्होंने लगातार काम किया हो, ये इनकी योग्यताएं हैं वह होती हैं। ये अपना त्यागपत्र जो है वह किसको देते हैं? तो अपना त्यागपत्र जो है वह देते हैं राज्यपाल को। राज्यपाल को ये अपना त्यागपत्र है वह देते हैं। इनको हटाने की यदि प्रक्रिया की बात करें तो इनको किसके द्वारा हटाया जाता है? इनको राज्यपाल द्वारा हटाया जाता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं इनसे परामर्श करके इनको राज्यपाल द्वारा ही हटाया जा सकता है। जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी कौन होता है? जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी है वह कौन होता है? वह होता है जिला न्यायाधीश।
जिला न्यायाधीश, इसी जिला न्यायाधीश को ही जिला एवं सत्र न्यायाधीश भी कहा जाता है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश भी इसको कहा जाता है। तो ये सभी फैक्ट हैं वो इसके बारे में आप याद रखना। जिला न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। जिला न्यायाधीश हैं, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। राजस्थान हाईकोर्ट में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश कौन है? राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर सबसे लंबे समय तक अपनी सेवा देने वाले न्यायाधीश हैं वह कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। कैलाशनाथ वाचु जो है राजस्थान हाईकोर्ट के लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश है वह ये रहे थे, कैलाशनाथ वाचु। उसके बाद में अन्य फैक्ट की बात करें तो न्यूनतम कार्यकाल है वह किनका था? न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश हैं वह कौन थे? तो वह थे सतीश कुमार मित्तल। सतीश कुमार मित्तल जो हैं उनका कार्यकाल है वह रहा था न्यूनतम। उसके बाद में यदि बात करें तो राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं वह कौन थे? तो वे थे जे.एम. पांचाल। जे.एम. पांचाल जो हैं वह प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे राजस्थान उच्च न्यायालय के। राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर जो सबसे कम कार्यकाल है वह किसका रहा था? सतीश कुमार मित्तल का रहा था। जस्टिस सतीश कुमार मित्तल हैं, इनका रहा था। इसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड जो न्यूनतम कार्यकाल है वह किसका रहा है? तो वह रहा जस्टिस एस सिंधे। 42 दिन रहा इनका रहा 41 दिन। एक और आप याद रखना, थर्ड भी याद रख लेना। तीसरा सबसे न्यूनतम कार्यकाल है वह रहा जस्टिस के.आर. श्रीराम का। के.आर. श्रीराम जो हैं इनका रहा कितना? 69 डेज। तो ये तीनों आप याद रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन है वह पूछा जा सकता है। वर्तमान के अंदर राजस्थान हाई कोर्ट जो है इसके जज हैं वह कौन है? तो वर्तमान के अंदर जो कार्यवाहक जज हैं वह कौन है? कार्यवाहक जज। कार्यवाहक जज जो हैं वह वर्तमान के अंदर कौन है? तो वे हैं संजीव प्रकाश शर्मा। संजीव प्रकाश शर्मा। राजस्थान हाईकोर्ट है, इसके अंदर 50 न्यायाधीश है वह हो सकते हैं टोटल। राजस्थान हाईकोर्ट में टोटल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? 50। अगला क्वेश्चन है राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आप सभी जानते हैं कमलकांत वर्मा। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ई उद्घाटन है वह किसके द्वारा किया गया था? तो यह किसने किया था? 20 जुलाई 2022 को यह किया गया था एस शिंदे द्वारा। न्यायमूर्ति एस शिंदे जो हैं इनके द्वारा किया गया था 20 जुलाई 2022 को। जोधपुर में राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना कब हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कब इसकी स्थापना है वह की गई थी? तो यह की गई थी 24 जनवरी 2007 को। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। इसका जो ध्येय वाक्य है वह क्या है? ध्येय वाक्य जो है वह क्या है? तो कर्मण्येव ही सिद्धि, ये इसका ध्येय वाक्य है। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहे हैं? राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति हैं वह कौन नहीं रहे हैं? कौन सा ऑप्शन सही होगा? जे.एस. वर्मा, अरुण कुमार, जे.एम. पांचाल, वीरेंद्र कुमार सिंघल। तो कौन नहीं रहे हैं? वीरेंद्र कुमार सिंघल हैं वह नहीं रहे हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में कौन राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे? राजस्थान सरकार के अंदर राज्य मंत्री के पद पर भी आसीन कौन से न्यायाधीश है वह रहे थे? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? जस्टिस मोहम्मद यामीन, जस्टिस सूरज नारायण डिडवानिया, जस्टिस फारूक हसन, जस्टिस यादराम मीणा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, जस्टिस फारूक हसन। जस्टिस फारूक हसन। निम्न में असत्य का पता लगाइए। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई थी। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जयपुर एवं जोधपुर है। उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर में है। उच्च न्यायालय का एक न्यायासन जयपुर में है।
कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर असत्य दे रखा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वैसे होगा, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना है वह की गई थी 29 अगस्त 1949 को जोधपुर में। अगला है, राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत पद हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश है वह हो सकते हैं 50। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। राजस्थान के उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा असत्य कथन चुनिए। संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कुछ लेख जारी करने का अधिकार है। भारतीय संविधान के प्रावधान के तदनुसार 2 तथा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन है वह किया जा सकता है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह असत्य दे रखा है। संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार 214 जो है आर्टिकल, इसके अंदर उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य के अंदर एक राज्यपाल है वह होगा। उसके बाद में बात करें, भारतीय संविधान के प्रावधान के तदनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। यह कथन सत्य है। इस बात का उल्लेख किसमें किया गया है? आर्टिकल 231 में। यह भी आप याद रखना। उच्चतम न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में कौन राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे? राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश है वह कौन नहीं रहे थे? कौन सा ऑप्शन सही होगा? NM कासलीवाल, न्यायमूर्ति BS चौहान, न्यायमूर्ति SK माथुर, न्यायमूर्ति RC लोहाटी। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वैसे होगा, न्यायमूर्ति RC लाहौटी। उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ की स्थापना 1977 में की गई। सत्य कथन है। स्थायी पीठ की स्थापना का आदेश राजस्थान के राज्यपाल द्वारा दिया गया। पीठ की स्थापना का आदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया। जयपुर पीठ को मुख्य पीठ का दर्जा नहीं दिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सत्य दे रखा है? कौन कौन से ऑप्शन है वह इसके अंदर सत्य दे रखे हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 है वह तो है सत्य। 2 नंबर कथन है वह इसके अंदर असत्य है। इसका आदेश है वह राज्यपाल नहीं देंगे, राष्ट्रपति। अगला है, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में 14 वाणिज्यिक न्यायालय हैं। जोधपुर एवं कोटा में 2 वाणिज्यिक अपीलीय संभाग भी हैं। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो इसमें केवल ए जो है वह कथन सत्य है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित अहर्ताओं संबंध में सत्य कथन है वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष तक एक या एक से अधिक न्यायालयों में वकालत की हो। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो दोनों ही कथन है वह सत्य है। अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में नहीं आता है सत्र न्यायालय, मुंसिफ न्यायालय, राजस्व मंडल, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत। तो कौन सा है जो इसके अंतर्गत नहीं आता है? अधीनस्थ न्यायालय में तो राजस्व मंडल है वह नहीं आता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, उसे पद की शपथ राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। कौन सा ऑप्शन है वह अपना त्यागपत्र भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को देता है। तो कौन से कथन है वह इसके अंदर सही दे रखे हैं? इसमें पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है, तीसरा ऑप्शन असत्य है। मुख्य न्यायमूर्ति को नहीं देते हैं, राष्ट्रपति को ये अपना त्यागपत्र है वह देते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 और 2 है वह सही है। अगला है, विशाखा बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी विशाखा गाइडलाइन का संबंध है। इसका संबंध है वह किससे है? बाल अपराध, महिला घरेलू हिंसा को रोकना, यौन उत्पीड़न को रोकना, महिला बेगारी प्रथा। इसका संबंध है वह किससे है? इसका संबंध है वह है कार्य स्थल पर महिलाओं से जो यौन उत्पीड़न है इसकी रोकथाम करना। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा संविधान में शामिल नहीं है? कौन सा संविधान के अंदर शामिल नहीं है? आर्टिकल 145 न्यायाधीशों का वेतन, आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति, अनुच्छेद 141 सभी अदालतों पर सर्वोच्च न्यायालय के बंधन के आदेश, अनुच्छेद 139 सुप्रीम कोर्ट द्वारा रीट जारी करने की शक्ति। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह असत्य होगा। आर्टिकल 125 जो है इसके अंदर न्यायाधीशों का वेतन है, इसका उल्लेख है वह हमें मिलता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था जब भारत के राष्ट्रपति ने 1956 में भारत के मुख्य न्यायाधीश SR दास की सिफारिश पर राजस्थान के जजों की नियुक्ति के नए वारंट है वह जारी किए थे?
तो 1956 के अंदर मुख्य न्यायाधीश वह कौन थे? वे थे कैलाश वांचू। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर सही होगा। कैलाशनाथ वांचू जो है इनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा। 1951 से लेकर 1958 तक ये राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे थे। निम्नांकित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य प्रधान प्रिंसिपल सीट के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? मुख्य प्रिंसिपल सीट जो है वह जोधपुर के अधिकार क्षेत्र के अंदर कौन सा है? वह जिला नहीं आता है। तो झालावाड़ हमने पीछे पढ़ा था। कोटा संभाग, भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग और अजमेर और टोंक, ये सभी किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? जयपुर वाली जो खंडपीठ है इसके अधिकार क्षेत्र में।